डिवाइन हीलिंग चैनल में सभी को फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में जाना था कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटली हेल्दी हम कैसे रहेंगे, मेंटल इलनेस का साइन एंड सिम्टम क्या है और मेजर कॉज क्या है और मेंटल हेल्थ क्या क्या है, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत विस्तार से बातें किए हैं। आज उस रिलेटेड और एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस का एक डिसऑर्डर है। एंजाइटी को हिंदी में बोलते हैं चिंताएं या घबराहट। हर एक इंसान के पास तो चिंताएं होती है। जब तक जिंदा है, सांसें चल रहा है, तब तक तो चिंताएं रहेगी, लेकिन उस चिंताओं को मैनेज करके हमको चलना है, ना कि ज़्यादा चिंता हो के, ज़्यादा घबराहट हो के हम एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार बने। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, मान लो कोई बच्चे का स्टूडेंटों का जब एग्ज़ाम होता है तो वो बार बार यूरिनल जाने के लिए सोचते हैं, या वो बोलते हैं कि हमारा दिल अभी घबरा रहा है, जैसे दिल का धड़कन बढ़ रहा है, जैसे वो नर्वसनेस का फीलिंग करते हैं, है ना। वो भी एक एंजाइटी का लक्षण है। जैसे हमने मेंटल हेल्थ को मेजर करने के लिए मेंटल हेल्थ का जो क्वेश्चनरी मैंने आपको बताया था, ऐसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर का मेजर करने के लिए भी एक क्वेश्चनरी है। मेंटल हेल्थ या एंजाइटी डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए एक एंजाइटी डिसऑर्डर का स्केल है या क्वेश्चनरी है। इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? ये तीन लेवल जो है, वो तीन लेवल को आप मेजर कर सकते हैं। और तीन लेवल क्या क्या है? कोई भी अगर एंजियस होता है कि भाई एंजाइटी डिसऑर्डर उसके पास होता है, तो वो तीन तरह का इफ़ेक्ट डालता है। एक तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है, दूसरा फिजिकल इफ़ेक्ट डालता है और तीसरा बिहेवियरल इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो तीन तरीका का जो इफ़ेक्ट हमको आता है, उसके लिए एक क्वेश्चनरी है। ये 14 प्रश्न है इसमें से। उसमें से साइकोलॉजिकली कुछ है, कुछ फिजिकली है और कुछ बिहेवियरल है। जैसे हम एंजाइटी का शिकार बनते हैं तो हमारे मूड कैसा रहता है, उसके बारे में है। हम जब एंजाइटी में रहते हैं तो हमारे अंदर टेंशन उत्पन्न होता है, तो किस किस प्रकार का टेंशन होता है, और नींद का भी जो कमी होता है, तो इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं नींद की कमी से, तो नींद भी वैरायटी प्रकार का इंसोमेनिया होता है। जैसे डिफ़िकल्ट इन स्लीप, बार बार नींद फिर जाना, नींद ही नहीं आना, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर पांचवा है इंटेलेक्चुअली। जब हम एंजियस स्टेट में होते हैं, क्या एंजाइटी का शिकार बनते हैं, तो हम ठीक से सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कंसंट्रेशन पावर, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, तो हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं। हमारा मूड डिप्रेशन स्टेज में चला जाता है और हमारा सोमाटिक टेंशन बढ़ जाता है। सोमा मतलब बॉडी का जो मसल है, नर्व है, वो अकड़ जाता है या रिजिड हो जाता है, ऐसे हिलने लगते हैं हम। तो मसल का जो टेंशन है, उसको भी हम इस क्वेश्चनरी से मेजर कर सकते हैं। और सोमाटिक सेंसरी मतलब हमारे अंदर कोई देखेंगे जिसको एंजाइटी होती है या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो बोलता है कि मेरे को ठीक से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, मेरे को लगता है कि मैं फेंट हो जाऊं। इसी तरह का जो सेंसरी आउटपुट है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं।
फिर 9वां है हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट बीट पाल्पिटेशन हो जाना, ट्रैकिकार्डिया हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, है ना, फेंट हो जाना, इसी तरह का क्या क्या सिम्टम मेरे में है उसको भी हम कार्डियोलॉजिकली जो है सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं इस क्वेश्चनरी पे। फिर है हमारे जो सांस नली का तकलीफ, सांस बढ़ जाना, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग होना, डिस्निया होना, इसी तरह का क्या क्या सिम्टम जब हम एंजियोस होते हैं वो भी हम इस क्वेश्चन से मेजर कर सकते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं कि मेजर कॉज क्या होता है या मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप एंजियोस होते हैं तो आपको बार बार डायरिया लगना लगता है या पेशाब लगना लगता है, यूरिनेशन लगने लगता है, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। हम मेरे में ये भी सिम्टम है क्या, ये डाइजेस्ट सिस्टम पर भी मेरा प्रभाव डालता है क्या। ऐसे फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी हम जान सकते हैं कि हमारा बोलते हैं कि मेरा माउथ ड्राई हो रहा है, मैं पेल हो रहा हूँ, मेरे को चक्कर आ रहा है, ऐसा भी सिम्टम किसी किसी को दिखाई देता है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और बिहेवियरल चेंजेस में हम आइसोलेशन हो जाते हैं, किससे हम बात नहीं करते हैं, घबराहट हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होने महसूस होता है। तो इसी तरह का जो 14 जो क्वेश्चन है इस इन्वेंटरी में एंजाइटी डिजॉर्डर का, हम अपने को साइकोलॉजिकली, फिजिकली और बिहेवियरली हम मेजर कर सकते हैं। इसमें बस टिक मारना है, 4 ऑप्शन है। एक है नॉट प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट है कि नहीं, आपका मूड इरिटेड है या नहीं उस समय, नॉट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, ऐसे 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको कौन सा फिट होता है उसको आप एक क्वेश्चनरी फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, जिस किसी को भी अपना एंजाइटी के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं एंजाइटी हूँ या नहीं, तो आप मेरे से संपर्क करिए या मैसेज भेजिए और मैं आपको एक क्वेश्चनरी आपको सेंड करूँगा। ये तो रहा क्वेश्चनरी। बाकी आज का जो टॉपिक है उसमें हम किस किस प्रकार का एंजाइटी डिजॉर्डर है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे, फिर उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ही जानेंगे। तो जो एंजाइटी डिजॉर्डर का जो सबसे बड़ा मेडिसिन है ओम चैंटिंग। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं दूसरों को ओम चैंटिंग के बारे में सिखाता हूँ, क्योंकि ओम चैंटिंग से ही कुछ हद तक हमारा उस सिम्टम को हम रिलीव कर सकते हैं। और स्टडी भी किया गया है कि ओम जब उच्चारण करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, बोलते हैं कि भागस नर्व, लार्ज जो नर्व है, भागस नर्व जो ब्रेन से होकर के इंटेस्टाइन तक आता है और लंग्स होते हुए, हार्ट होते हुए फिर इंटेस्टाइन तक आता है। जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का चैंटिंग करते हैं, तो वो भागस नर्व धीरे धीरे कूल डाउन होता है। तो ओम का चैंटिंग कैसे करना है, जैसे ओम उच्चारण कैसे करना है, इसके लिए पहले तो एक बार डीप ब्रीथ लेके पहले क्या करना है, सांस को अंदर लेना है। तो नाभि उच्चारण कैसे करेंगे, ओ उ मो 3 शब्दों है। नाभि से गले तक ओ का उच्चारण करेंगे, फिर गले से हमारे जो फेस तक उ का उच्चारण करेंगे, और जो ब्रेन तक जाएगा तो का उच्चारण करेंगे। तो ओ उ मो, तो इसी तरह का हम उच्चारण करेंगे। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गहरे सांस एक बार लेकर के नाभि से लेकर के ओ का उच्चारण करेंगे, ओ फिर और एक बार हम उच्चारण करेंगे, ओ
जब ओ उच्चारण करेंगे तो अपना जो मुख पूरा खुला होना चाहिए ओ। फिर जो ऊ उच्चारण करेंगे तो हल्का सा बंद होना चाहिए ऊ। फिर जो मुंह का उच्चारण करेंगे तो पूरा मुख बंद होना चाहिए और ब्रेन से वाइब्रेट होना चाहिए ऐसे करके। तो ओ ऊ मो, ओम का जो उच्चारण करेंगे इसी हिसाब से हम करेंगे। और ओ को हम अगर 20% देते हैं तो ऊ को हम 30% देते हैं और बाकी 50% मुंह का उच्चारण करेंगे। तो जितना भी हमारे अंदर एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, सिम्टम है, वो धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू होगा। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट मेडिसिन है एंजाइटी के लिए, क्योंकि भागर नस से हमारा इंटेस्टाइन तक कनेक्शन है ना। तो देखते हैं जब भी कोई इंसान एंजियस होते हैं तो उसको डायरिया होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब होना शुरू होता है, क्योंकि वो जो नर्व है वो कंट्रोल में नहीं आता है। जितना हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे उतना वो नर्व शांत होगा और हम रिलैक्स हो सकेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम शुरू कर रहे हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। बोलते हैं चिंता चिता का समान होता है। अगर ज़्यादा हम सोचते जाएंगे तो शरीर बीमार होता जाएंगे, चिता बन जाएंगे हम, नहीं कि नहीं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, वो बोलते हैं कि एक ब्लैंकेट है। जैसे ब्लैंकेट में हर चीज़ कवर करके रखते हैं, इसी तरह एंजाइटी हर मेंटल डिसऑर्डर का रूट है। इससे ही सब मेंटल डिसऑर्डर आता है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो। जितना भी मेंटल डिसऑर्डर कहाँ से उत्पन्न होता है, वो एंजाइटी से ही होता है। तो एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी में हम देखते हैं कि बेसिकली 3 चीज़ें हमको दिखाई देता है एंजाइटी में। एक तो क्या होता है, हम ओरी हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सेस ओरी होते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। ये 3 जब हाई लेवल पे चला जाता है तो हमको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। चिंताएं तो रहता है, हम इंसान मतलब चिंता तो रहेगा, लेकिन चिंता जब ज़्यादा हो जाता है, मान लो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा काम है ऑफिस जाना, तो मैं जब ऑफिस जाता हूँ अगर मेरे में ये संकल्प चले कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहाँ मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मेरे को पीछे से ठोक ना दे, कोई मेरे को किडनैप ना कर ले, अब मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, इसी तरह का अगर सोच आपके अंदर चल रहा है, मतलब आप एंजाइटी का शिकार बन रहे हो। क्योंकि आज नॉर्मल आदमी ऑफिस तो जाता है लेकिन वो इतने ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर वाले होंगे वो बात बात में सोचते रहेंगे, उनके मन कभी शांति नहीं होता है। साइकोलॉजिकल क्या, मैं मानो आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाए तो मेरे मन में क्या सोच चलेगा, क्या वो मेरे से नाराज़ है क्या, कहीं उसका कुछ हो गया तो क्या नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम में है क्या, ऐसे उनके बारे में नेगेटिव सोच मन के अंदर ऐसे चलता ही रहता है। तो इसी तरह का जब सिम्टम दिखाई देना शुरू होता है तो हमको लगता है कि हम एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइटी कितने प्रकार का है, क्या क्या एंजाइटी है, एंजाइटी कितने प्रकार के है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे। टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, पहला है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। हर किसी को थोड़ा थोड़ा एंजाइटी रहता है तो उसको जनरल में लिया जाता है। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक मतलब क्या है ना, पैनिक हो जाते हैं, बोलते हैं ना वो पैनिक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा घबराहट हो जाते हैं, जैसे हार्ट बीट जैसे धाड़ जैसे बाहर निकल रहा है ऐसा महसूस होता है, जैसे सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है ऐसा महसूस होता है।
तो पैनिक अटैक हार्ट अटैक जैसा ही महसूस होता है, लेकिन पैनिक अटैक क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा है सोशल एंजाइटी डिजॉर्डर। सोशल डिजॉर्डर क्या है? सोशल फोबिया। भीड़ भाड़ में जाएंगे तो मेरे को सफोकेशन हो जाएगा, इसी तरह का सोशल फोबिया बोलते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप का भी फोबिया होता है। और ओडोर क्या होता है? ओडोर में से हम एक देखते हैं ओसीडी। ओसीडी एक मेंटल डिजॉर्डर है। आप देखे होंगे काफ़ी सारे पेशेंट को बार बार हाथ धुलाई करते हैं, बार बार साफ करते रहते हैं, कहाँ बाहर से आते हैं तो तुरंत कपड़ा चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? उनके अंदर ऐसा लगता है कि मेरा इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं, तो मेरे में कुछ गंदा है, इसीलिए वो क्या करते हैं? बार बार हाथ धुलाई करते हैं। एक बार हाथ धुलाई करेंगे, फिर 10 मिनट के बाद फिर दोबारा हाथ धुलाई करेंगे। जब तक वो हाथ नहीं धुलाई करते हैं, जब तक वो हाथ धुलाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है? उनके अंदर बेचैनी सा महसूस होता है, घबराहट सा महसूस होता है, इसीलिए बार बार उनको हाथ धुलाई करते हैं। इसीलिए इसको ओसीडी कहते हैं, है ना। क्या ओसीडी का? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। ऑब्सेसिव मतलब बार बार आना, कंपल्सिव मतलब थॉट उत्पन्न होला, और डिजॉर्डर मतलब बार बार ऐसा कार्य करना, तो इसको ओसीडी बोलते हैं। और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजॉर्डर में भी हम क्या हो जाते हैं? एनजीएस हो जाते हैं। तो इसी तरह का इतने टाइप का क्या होता है ना, एंजाइटी डिजॉर्डर होता है। तो पहले हम जानेंगे कि एंजाइटी डिजॉर्डर में क्या क्या हमको लक्षण या सिम्टम दिखाई देता है। पहला है फीलिंग रेस्टलेसनेस, बेचैनी सा लगेगा, रेस्टलेस लगेगा। दूसरा क्या है? हर एक बात में अरी हो जाते हैं, सोचते रहते हैं ज़्यादा। फिर धीरे धीरे अंदर फियर का फीलिंग होता है। तीसरा, एकाग्रता शक्ति नष्ट हो जाता है। और चौथा, स्लीप साइकिल में डिस्टर्ब होता है, नींद ही नहीं होता है, बार बार नींद फिर जाता है। बेड में जाते हैं तो ऐसे करवट बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं रहता है। और क्या होता है? ये सब जब होता है तो मन के अंदर इरिटेशन का उत्पन्न होता है। और किसी किसी को तो टेंशन, हेडेक भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है। फिजिकली क्या सिम्टम दिखाई देता है? फिजिकली एक होता है इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। जैसे लगेगा जैसे हार्ट बाहर से निकल रहा है, इतना धड़कने बढ़ जाता है, लगता है कोई बोलते हैं कि हाँ मेरा हाथ रख के देखो तो देखो कितना हार्ट बीट पंपिंग होता है, ऐसे महसूस होता है, पाल्पिटेशन बोलते हैं। क्यों होता है? कि हम एक्सेस सोचते हैं, हमारे थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक थॉट के ऊपर दूसरा थॉट, ऐसे थॉट, ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट जब आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है? स्वेटिंग आता है। फिजिकली हम देखते हैं पसीना ही पसीना चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाता है, हाथ पैर कांपना शुरू होता है, सुन्न महसूस होना शुरू होता है। ये सब फिजिकली सिम्टम दिखाई देता है जब हम एंजियोस व एंजाइटी डिजॉर्डर में होता है। फिर साइकोलॉजिकली क्या दिखाई देता है? ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं, है ना। अगर किसी को हम देखते हैं कि उसका कैंसर हो गया है तो बार बार उस बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, ब्लड टेस्ट करते रहेंगे, पूछते रहेंगे डॉक्टर को, मेरे को ये सिम्टम दिखाए, मेरे को कुछ कैंसर तो नहीं हो गया है, ऐसे सोचते रहते हैं। हर एक बीमारी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, तो ओवर थिंकिंग चलता रहता है उनके, चाहे शरीर के बारे में हो, डिजीज के बारे में हो, परिवार के बारे में हो, बच्चे के बारे में, करियर के बारे में, बच्चे के बारे में, इतना ज़्यादा सोचते रहेंगे कि जो सुनने वाला भी परेशान हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिकली चलता है और उसके साथ डर रहता है। तो ये रहा साइकोलॉजिकली सिम्टम। बिहेवियर क्या सिम्टम देखेगा? एवॉइड करेंगे, मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, आइसोलेशन रहना पसंद करेंगे,
ऐसा लगेगा जैसे भीड़ भाड़ जगह में जाता हूँ तो मेरा सफोकेशन हो जाएगा, सांस नहीं ले पाऊँगा। तो इसी तरह का फिजिकली, साइकोलॉजिकली और बिहेवियरल सिम्टम दिखाई देता है। तो ये सब सिम्टम जब दिखाई देता है तो आपको मान लेना चाहिए कि मैं एंजाइटी का शिकार धीरे धीरे हो रहा हूँ। तो जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर जो मैंने आपको पहले से ही बताया था, टाइप जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर जो है उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, मैं आपको 6 साइन और क्लिनिकल फीचर बताऊंगा। उसमें से अगर आप में से 3 भी है तो आप समझ लेना कि आप जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर का शिकार हो। पहला सिम्टम क्या है? रेस्टलेसनेस। सारे दिन में लगेगा कि थकावट रेस्टलेस लगेगा। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी, फटाइगो, जैसे मेरे में कुछ एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है, थोड़ा काम करेंगे थक जाएंगे, थोड़ा काम करेंगे थक जाएंगे, ऐसे ही। और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पढ़ रहे हैं तो 2 लाइन पढ़ा तो फिर मन नहीं लगेगा। कुछ भी काम में एकाग्रता के साथ काम नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नष्ट होता है। चौथा क्या है? इरिटेशन का फीलिंग होगा, बात बात में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन का भाव उत्पन्न होगा। फिर क्या होगा? मसल टेंशन होगा, कहाँ मसल अकड़ गया है, कहाँ पेन है, कहाँ दर्द है, ऐसा महसूस होगा। फिर लास्ट जो है, छठवा है स्लीप डिजॉर्डर। स्लीप में डिस्टर्बेंस होगा, बार बार नींद फिर जाएगा, नींद नहीं आएगा, लेट में नींद आएगा तो नींद पूरा नहीं होगा, ऐसे महसूस होगा। तो ये जो 6 सिम्टम मैंने आपको बताया, रेस्टलेसनेस, फटाइगो, डिफ़िकल्ट इन कंसंट्रेशन, इरिटेशन, मसल टेंशन, स्लीप प्रॉब्लम, इसमें से अगर 3 भी लक्षण आपके पास है तो समझ लेना कि आप जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर का शिकार बन रहे हो। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर दूसरा है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या है? जब हम एक्सेस ओरी हो जाते हैं तो लगता है जैसे मेरे को हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता है, वो पैनिक अटैक होता है। तो पैनिक अटैक में क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है? पहला है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन माना हार्ट रेट बढ़ जाना, ऐसा महसूस होता है, जैसे दिल व हार्ट जैसे बाहर निकल जाएगा, ऐसा महसूस होता है। और क्या होता है? हाथ पैर से पसीना निकलना शुरू होता है। फिर ट्रेवलिंग लगते हैं, हाथ पैर हिलना लगता है, ट्रेवलिंग होना शुरू होता है। फिर क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग धीरे धीरे ऐसा ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाता है। फिर चेस्ट पेन होना लगता है जैसा कंजेशन है, चेस्ट में कुछ भारीपन लगता है, ऐसा महसूस होता है। और एब्डोमेन में क्या दिखाई देगा? पेन होगा या नसिया वोमिटिंग होगा, ऐसा महसूस होता है। फिर किसी को तो बार बार पेशाब भी कर लेते हैं कोई, ऐसा महसूस होता है। और कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा ही संकल्प आता है। और कभी कभी ठंडा महसूस होगा, कभी गर्मी महसूस होगा। ऐसा ही जब सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देगा तो लगना, आप महसूस करना कि जान लाना कि मेरे को पैनिक अटैक है। तो हार्ट अटैक जैसा लगेगा, लेकिन वो पैनिक अटैक है। जब आप इमरजेंसी में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो फिजिकली चेक करते हैं। पहले आपका बीपी मेजर करेंगे, फिर ब्लड शुगर चेक करेंगे, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, सब देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। आपका बीपी नॉर्मल होगा, शुगर लेवल नॉर्मल होगा, फिर भी आपको ये सिम्टम दिखाई देगा। तो ये जब सिम्टम दिखाई देता है तो इसको कहा जाता है पैनिक अटैक। तो जिस किसी को भी आपके घर में बोलते हैं कि लाइफ में किसी न किसी को एक बार पैनिक अटैक होता है, या वो बोलते हैं कि 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिसको पैनिक अटैक होता है। और पैनिक अटैक कहीं भी आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। किसी सिचुएशन को सोच कर भी आता है,
और कहाँ आप भीड़ भाड़ जगह में जाते हो वहाँ भी आता है। तो पैनिक अटैक कहाँ भी आता है, इसीलिए ध्यान देना है। तो उसके लिए मेडिकली क्या करते हैं, एंटी एंजाइटी का जो ड्रग्स है उसको दे करके उसको शॉर्ट टर्म के लिए और जो सिम्टम है उसको रिलीव कर देते हैं, फिर लॉन्ग टर्म का भी मेडिसिन देते हैं। तो ये हो गया पैनिक अटैक। तो इसके बारे में भी हमको ध्यान देना है। तो ये सब फिजिकली कैसे शो करता है, जब अटैक आता है पैनिक अटैक, तो आपका ब्रेन में क्या होता है, इरिटेबल सा उत्पन्न होता है, डिजीनेस लगता है, कंजेशन लगता है, मसल टेंशन होता है, जैसे लगता है पल्स रेट बढ़ रहा है, नसिया, डायरिया और पसीना पसीना लगता है। वो फिजिकली दिखाई देता है। ये पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हूँ, पिक्चर में आप देख लेना, देख रहे हो कि ये सब सिम्टम धीरे धीरे दिखाई देता है। बोलते हैं जिसमें एंजाइटी डिजॉर्डर होता है उसको इरिटेट बाउल सिंड्रोम होता है। इरिटेट बाउल सिंड्रोम एक तरीका का डिसेंट्री है। जो ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं उनको ये बीमारी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वेगस नर्व है जो ब्रेन से आकर के इंटेस्टाइन तक आता है, उसका जो कंट्रोलिंग पावर लॉस हो जाता है। तो क्या होता है, आपके अंदर बार बार डिसेंट्री होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है मैंने आपको बताया कि एंजियोस होने से ये प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टूल क्या है, हम कैसे मेजर डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे कि मेरे को पैनिक अटैक हुआ है कि एंजाइटी का शिकार हूँ, क्या हूँ, उसके लिए क्या करना है। पहले तो फिजिकली आप एग्ज़ाम करेंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या डॉक्टर के पास, तो फिजिकली एग्ज़ाम करेंगे, आपका जितना भी फिजिकली जो पैरामीटर है उसको चेक करेंगे। फिर मेडिकली हिस्ट्री पूछेंगे आपको, पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या, कहाँ हुआ था, अंधेरे में हुआ था कि एकांत में हुआ था या भीड़ भाड़े इलाका में हुआ था ना, कहाँ हुआ था। तो उसका हिस्ट्री आपको मेडिकली हिस्ट्री पूछा जाएगा। फिर साइकोलॉजिकली जो क्वेश्चनरी है, असेसमेंट है, उसके आधार से भी वो मेजर करते हैं। और क्या है, वो एक है इन्वेंटरी है, और जिसको बोलते हैं DSM-5 या ICD-10। उसके आधार से भी डायग्नोसिस हो सकता है कि आप कितने % एंजाइटी का शिकार हो, आप एंजाइटी का शिकार हो या नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि फैक्टर क्या क्या है, इसका फैक्टर क्या है। ये 4 फैक्टर है। एक तो जेनेटिकल फैक्टर है, अगर आपका हेरिडिटरी फैक्टर कहते हैं, आपके परिवार में अगर किसी को एंजाइटी है तो आपको भी होने का चांसेस है। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये एनवायरमेंटल फैक्टर मेजर रोल है उसका। कैसे रोल है, जब आप बचपन से लेकर के बड़े हुए तक आपका अगर ऐसा कोई एंजियस एनवायरनमेंट आपको मिला है, कहाँ एकांत में कुछ आपको साथ कुछ हुआ है, कहाँ भीड़ भाड़ जगह में ऐसा कुछ हुआ है, कहाँ अंधेरे में आपका कुछ हुआ ऐसा है, तो एनवायरनमेंट, किसी ना किसी एनवायरनमेंट पे आपके साथ अगर कुछ ऐसा अनहोनी बातें हुई है तो वो ट्रिगर करता है एंजाइटी को। तो मेजर रोल एनवायरमेंटल का है। क्या? न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, जिसको बोलते हैं ब्रेन केमिस्ट्री। अगर ब्रेन में आपका केमिस्ट्री, जो हार्मोन, जो केमिकल सिक्रेशन होता है, वो केमिकल अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, ज़्यादा आपके अंदर एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रेस हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन अगर धीरे धीरे सिक्रेशन होना बंद हो जाता है, तब भी आपको एंजाइटी डिजॉर्डर हो सकता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर। एंजाइटी होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं,
इसका प्रभाव क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर भी होता है, परिवार के ऊपर भी होता है और समाज के ऊपर भी उसका असर आता है। कैसे आता है, हम जब एनजीओस का शिकार होते हैं तो डेली लाइफ का जो हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो भी काम है वो ठीक ढंग से हम कर नहीं पाते हैं। पहला, हमारे काम करने का तरीका में चेंजेस आता है, घबराहट होता है तो कुछ चीज़ें ठीक से कर नहीं पाते हैं, गिर जाता है बार बार, हमारा से गिर भी जाते हैं कभी कभी हम, माइंड अपसेट हो जाता है, तो डेली फंक्शन में भी वो चेंजेस आता है। फिर क्या होता है कोवर्मिक, फिर क्या होता है, तो सेकेंड होता है हम जब एंजियस होते हैं तो उसको जब आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग्स का भी हम शिकार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सोशली भी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर भी आता है, लोग हमको उसी एंगल से देखना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी यह प्रभाव आता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन दो है, एक तो मेडिकली ट्रीटमेंट करो या प्रोफेशनल जो काउंसलर होते हैं उसके पास जाओ, दूसरा है सेल्फ केयर मैनेजमेंट, अब खुद से केयर करो। ये दो तरीका का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट है क्या, आप काउंसलिंग करो या साइकोथेरापिस्ट के पास जाओ, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में क्या होता है, एक होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, जिससे आपका कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर कहाँ से और रूट कॉज को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं काउंसलिंग करते हुए, और आपका थॉट लेवल से हील करने के लिए आपको कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव में जैसा सोचोगे उसी अनुसार बिहेव होता है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी में आपका कॉग्निशन पार्ट को और बिहेवियर पार्ट को मैनेज करने के लिए काउंसलिंग किया जाता है। और दूसरा है मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपको क्या किया जाता है, एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी का ड्रग्स देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो फिजिकली साइन सिम्टम जो दिखाई देता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। लेकिन जब मेडिसिन लेते हो, जब साइन सिम्टम देखना धीरे धीरे कम होता है, तो उस समय आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग का ज़रूरत होता है, क्योंकि ये जो बीमारी जितना भी हम दवाई देते हैं साइन सिम्टम वो ब्रेन का और फिजिकल को तक जाता है। ब्रेन में जो केमिकली चेंजेस होता है उसको ठीक करता है और फिजिकली जो साइन सिम्टम दिखाता है उसको ठीक करता है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमारे जो थॉट में जो डिस्टर्बेंस है, थॉट में जो नेगेटिव साइकिल चल रहा है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग का ज़रूरत होता है। मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, तो काफ़ी सारे एंजाइटी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, उनका रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस कराता हूँ। तो मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों से आप इस एंजाइटी डिजॉर्डर से छुटकारा पा सकते हो। फिर क्या करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है, आपको रेगुलर कुछ एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर कुछ जो भी स्ट्रेस हार्मोन है और रिलीव होके पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशन आना शुरू होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस करना होगा। और ग्रुप सपोर्ट, किसी ना किसी सपोर्ट के आधार से आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हो। ये तो हो गया ट्रीटमेंट प्रोफेशनली। बाकी अभी हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या करेंगे, सेल्फ केयर मैनेजमेंट। सेल्फ केयर मैनेजमेंट में पहला आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, अंदर का जो प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर का जो थॉट प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज करने के लिए सेल्फ केयर का टेक्निक सीखना पड़ेगा, रिलैक्सेशन का टेक्निक सीखना पड़ेगा आपको। दूसरा है
बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम, एक नया सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा खुद के लिए। आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव बुक पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ये तो इच्छा नहीं होगा करने के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप इस सर्कल से उभर सकते हो। फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। क्या करना है कि प्रैक्टिकल टिप्स, क्या क्या टिप्स है, वो प्रैक्टिकल टिप्स है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। जो एनजीएस सिचुएशन आता है उसको कैसे मैनेज करने का, वो प्रैक्टिकली टिप्स भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ केयर करना पड़ेगा, खुद के प्रति केयर लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे को घबराहट हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है तो मैं ऐसे ही रह जाऊँ, नहीं, आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा। आप अभी जान गए कि मैं एंजाइटी का शिकार हूँ तो दूसरों को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट चाहिए। कोई आपको सपोर्ट करेगा तब जाके आप उसी सिम्टम से बाहर निकल सकते हो। मेडिटेशन का नया नया टेक्निक सीखना पड़ेगा, है ना, थेरापी का हेल्प लेना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेना पड़ेगा, योगा आसन प्राणायाम सीखना पड़ेगा। ये सब अल्टरनेटिव थेरापी आपको करना पड़ेगा। मैंने पहले आपको बताया था ओम चैंटिंग का एक्सरसाइज, और दूसरा हम सिखाते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। जब भी आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होता है तो 5-6 बार आप डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज करना है। कैसे करना है, आपका जो मुख से नाभि से सांस लेना है, जोर से ऐसे लेना है, फिर थोड़ा देर होल्ड करना है, फिर नाक से छोड़ना है। 1 2 3 4 काउंट करना है, फिर 1 2 3 4 काउंट करके होल्ड करके रखना है, फिर 1 2 3 4 काउंट करके फिर सांस को छोड़ना है। ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है ना। एक सिटिंग में कम से कम 10 बार करना है, और दिन में कम से कम 3 बार ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ब्रीदिंग आपके मन के साथ कनेक्ट है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था जो मनोमय कोशों के बारे में। मनोमय कोशों और प्राणमय कोशों दोनों का कनेक्शन है, तो प्राण हम ब्रीदिंग को बोलते हैं। जो हमारा जो ब्रीदिंग है हमारा माइंड को कंट्रोल करता है। जितना हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे उतना माइंड रिलैक्स होगा, और माइंड जब रिलैक्स होगा तब जाके हम इस तरह का साइन और सिम्टम से बच सकते हैं। तो मैं आपको इस एंजाइटी डिजॉर्डर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, आपको नॉलेज हो गया होगा। और मैंने आपको पहले से ही बताया, मेरे पास एक एंजाइटी डिजॉर्डर का क्वेश्चनरी है। इस क्वेश्चनरी में आप कितने % एंजाइटी का शिकार हो आप उसको पता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। जो कोई भी चाहते हैं कि मेरे को चेक करना है तो मेरे को मैसेज भेजिए, मैं आपको ये इन्वेंट्री जो स्केल है मैं आपको भेजूंगा। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर समरी में इस बताऊं तो एंजाइटी डिजॉर्डर एक मानसिक बीमारी है, उसको हम हील करना है। कैसे हील करेंगे, मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग करना है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग करना है, और खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाना है। और इसमें फैमिली का भी रोल बहुत है। जो फैमिली मेंबर हैं उनको हरदम जो भी एंजाइटी का शिकार बने उसके प्रति पॉजिटिव भाव रखना चाहिए, उनको हरदम आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। जब आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो ये जो चेन है नेगेटिव चेन से उभर सकते हैं। तो आज का एपिसोड में इतना ही, फिर नया और एक एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।